एक पर्सन की लाइफ है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है, अननेसेसरली आपको फैक्टर्स नहीं इंक्रीज करने हैं। आप सबको मालूम है ना, एक्सपोजर फैक्टर्स हम लोग देते हैं जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम सीटी स्कैन कर रहे हैं तो हम रेडिएशन पेशेंट को प्रोवाइड करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एक्सरे आया है आपके पास करने के लिए, उसमें हमें कितनी रेडिएशन देनी है। ये भी एक्सपर्ट, ये नहीं कि पेशेंट आया आपने कितनी भी रेडिएशन दे दी उसको। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अननेसेसरली रेडिएशन डोज पेशेंट को नहीं देना है। ठीक है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं करना है। उसका अगर एक्सरे कर रहे हैं आप उसको खींच के बिल्कुल नहीं, आप जैसे पोलाइटली, जैसे इजी वे में आप उसका कर सकते हैं ताकि पोजीशन भी अफेक्ट ना हो, पेशेंट को भी डिस्कम्फर्ट ना हो। अननेसेसरली आपको फैक्टर्स नहीं इंक्रीज करने हैं। रेडिएशन प्रोटेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है, रेडिएशन प्रोटेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अननेसेसरली रेडिएशन ना तो आपको पेशेंट को देनी है और ना अननेसेसरली रेडिएशन आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। डिपार्टमेंट के अंदर आपको प्रिकॉशंस सिर्फ पेशेंट के लिए ही नहीं, पेशेंट के साथ साथ आपको अपने आप के लिए भी प्रिकॉशंस रखने उतने ही इम्पोर्टेंट है। राइट, जब आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं आपको मालूम है कि आपको लेड एप्रन पहनना है। ठीक है, आप सबको मालूम है ये चीज, है ना, लेड एप्रन हमें पहनना है। उसके अलावा जितने भी प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो हमको फॉलो करने हैं। ठीक है, जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सपोजर फैक्टर्स का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कितना एक्सपोजर हमें दे रहे हैं। सीटी स्कैन में काम कर रहे हैं तो जहाँ पे मशीन है वहां पे हमको नहीं जाना है, ना अननेसेसरली वहां पे पेशेंट का लोड होना चाहिए। आप सबको पता है कि जो रेडिएशन होती है वो बहुत हार्मफुल होती है और वो काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी में या जिनको भी रेडिएशन लग रही है उनकी बॉडी में कॉज करती है। रेडिएशन 1000 और आप सबने पढ़ा होगा, नहीं तो आगे आप लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें जब हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो बहुत स्मार्टली, बहुत केयरफुली हमें काम करना है, बहुत ध्यान से हमें काम करना है। हमें अननेसेसरली कोई पेशेंट लोड नहीं बढ़ाना है। तो ये सारी ही चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, और गलतियां नहीं करनी है, वहां पे गलतियों की कोई जगह नहीं है। ठीक है, जब आप किसी पेशेंट की लाइफ से डील कर रहे हैं उस समय कोई गलतियों की जगह नहीं है। तो ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारे डिपार्टमेंट के तरफ। ठीक है, और किसी भी केस को हमें ना नहीं होना है, ना नहीं कहना होता है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस है आपको उसको बहुत प्रॉपरली हैंडल करना है। तो ये सारी ही रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिन्हें हमें अच्छे से फॉलो करना चाहिए। राइट, जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी सर भी बता चुके हैं कि जो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे है आपको मालूम भी है 8 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, और ये एनिवर्सरी है फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेडिएशंस या एक्स रेज आप कह सकते हैं, जो सर विलियम गोनार्ड रॉन्जन ने की थी 1895 में। और इस साल जो थीम है, थीम भी सर ने आपके साथ डिस्कस करी, दैट इज एलिवेटिंग पेशेंट केयर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो किस तरीके से हम पेशेंट केयर को अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये एक तरीके से ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस की जो डील कर रही है इंटेलिजेंट बिहेवियर इन कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं चाहे सीटी स्कैन करें, एमआरआई करें, तो जो रेडियोग्राफर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट, और जितने भी रेडियोग्राफर्स होते हैं ये वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं इस डे को ताकि हम प्रमोट कर सके रेडियोग्राफी को एज अ करियर। और हम सभी को पता है कि एक वाइटल रोल प्ले कर रही है इन मॉडर्न हेल्थ केयर एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस। राइट, कि किस तरीके से हम पब्लिक अवेयरनेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक सेकेंड, हाँ। सॉरी स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा जो चीजें मैंने आपको बताई। राइट, और इस बार भी जैसे कि आपको पता है कि बहुत डिफिकल्ट टाइम है पूरे वर्ल्ड के लिए वीकेंड से, क्योंकि क्या स्प्रेड है अभी, कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो इसमें भी हमें देखना है कि जो इंटरनेशनल रेडियोग्राफी डे 2020 हमारा जो इस ईयर का है, तो रेडियोलॉजी इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आप देख रहे हैं दे रही है अपनी इमेजिंग मोडालिटीज से पेशेंट की केयर में और इन प्रोफेशंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है।
students, this was all about the World Radiography Day. उसकी क्या थीम है, हमारे क्या रोल्स हैं डिपार्टमेंट की तरफ, और अब स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे. So I'll be sharing my screen, students. So I'll be presenting my screen. Students, हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक कंप्लीट किया था? बताइए, कौन बताएगा? मैम टर्मिनोलॉजी कर रहे थे. We have completed the plane. Mid-sagittal. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स. तो आज हम लोग, आप लोगों ने रिवाइज की है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज जितनी बताई थी लास्ट लेक्चर में? हैव यू ऑल रिवाइज्ड? नहीं. यस मैम. Yes, ma'am. ओके, सबने रिवाइज किया, दैट्स वेरी गुड. तो आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस और उसके बाद हम लोग फिर आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. तो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज आपके साथ डिस्कस करी थी. तो एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है? मैम मैं आई. Yes. मैम जब हम किसी ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं, और फिजियोलॉजी जब हम उन्हीं ऑर्गन के फंक्शन के क्रियाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे फिजियोलॉजी कहते हैं. कोई एग्जांपल देके आप मुझे बता सकते हैं? कोई एग्जांपल देके आप मुझे बता सकते हैं जो आपने बोला है? यस मैम. मैम जैसे किडनी हो गया, तो किडनी के इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो तो उसे क्या बोलेंगे? तो एनाटॉमी बोलते हैं उसको. जब हम उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसको फिजियोलॉजी बोलेंगे मैम. ओके, व्हाट्स योर नेम? मैम स्मिता रॉय. गुड स्मिता, माइक ऑफ कर लीजिए. जैसा कि अभी स्मिता ने बताया, शी हैज गिवन द एग्जांपल ऑफ किडनी. तो किडनी इज जस्ट वन एग्जांपल, आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं. तो जब हम किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, चाहे हम उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ें या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ें या उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ें, मॉर्फोलॉजी है उसका शेप कैसा है, उसका फॉर्म कैसा है, वो एनाटॉमी होता है. और जब हम उसकी फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, देन इट इज नोन एज फिजियोलॉजी. वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैंने आपको एनाटॉमी की क्लासिफिकेशन बताई थी. कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनाटॉमी? मैम. यस, व्हाट्स योर नेम? मैम सोनिया. हाँ सोनिया, बताइए. मैम ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड, मैक्रोस्कोपिक एंड अदर वन इज माइक्रोस्कोपिक. वेरी गुड. मैक्रोस्कोपिक मैम हम ग्रॉस एनाटॉमी भी बोलते हैं. यस मैम. और मैम ग्रॉस एनाटॉमी को फर्दर डिवाइड किया है मैम, सरफेस एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी एंड रीजनल एनाटॉमी. वेरी गुड. सिस्टमिक एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी एंड सरफेस एनाटॉमी. ओके, और माइक्रोस्कोपिक को कैसे करते हैं? फर्दर डिवाइड किया टू पार्ट में, साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी. वेरी गुड. मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? What is the difference between cytology and histology? And cytology is study of cell and histology is study of tissues. Very good, very good. Mic off कर लीजिए. Yes. Now my next question is, what is the difference between ventral and dorsal? Who's going to tell me? वेंट्रल और डॉर्सल में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंट्रल एंड डॉर्सल? नाम बताइए अपना, पहले नाम बताइए. अजय पाटिल. हाँ अजय, बताइए क्या डिफरेंस होता है वेंट्रल और डॉर्सल में? वेंट्रल का मतलब होता है सामने की तरफ से, जिसे हम एंटीरियर भी कहते हैं. वेरी गुड. और डोर्सल का मतलब बैक साइड, मतलब पीछे की साइड, जिसे हम पोस्टीरियर कहते हैं.
वेरी गुड, ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिए अजय। गुड। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल? कौन बताएगा प्रॉक्सिमल और डिस्टल में क्या डिफरेंस है? इनका जैसे कि मैम हमारे हैंड की बोन है और वो जैसे मैम शोल्डर जो जॉइंट है उस साइड से हमारा प्रॉक्सिमल एंड होगा और नीचे की तरफ हमारा डिस्टल एंड होगा। ओके, जहां से जो चीज स्टार्ट हो रही है, आप जॉइंट नहीं बोलेंगे स्पेसिफिकली। अगर आप जॉइंट का एग्जांपल दे रहे हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज प्रॉक्सिमल डिस्टल जब एक्सप्लेन करेंगे तो जॉइंट वर्ड नहीं यूज करेंगे अभी, ठीक है? तो जहां से कोई भी चीज स्टार्ट हो रहा है, जहां पर किसी चीज की उत्पत्ति है, जो उसका ओरिजिन पॉइंट है, दैट इज प्रॉक्सिमल एंड, राइट? और जहां पे जाके वो एंड हो रहा है दैट इज डिस्टल। वेरी गुड। माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, माइक ऑफ कर लीजिए। Yes. अब मुझे बताइए what is the difference between medial and lateral? Who is going to tell me the difference between medial and lateral? Yes. Anyone? Radius is lateral bone and ulna is medial. ओके, तो ये जो रेडियस और अल्ना आप बोन्स मुझे बता रहे हो, ये बॉडी के कौन से रीजन में होती है, कहाँ मिलती है? मैम फोरआर्म में। वेरी गुड। फोर आर्म में हमें रेडियस और अल्ना मिलती है और आपको बताया कि कौन सी मीडियल है कौन सी लैटरल। दैट्स रियली गुड। माइक ऑफ कर लीजिए। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ अ बॉडी? कौन बताएगा? जिन्होंने अभी तक बता दिया वो नहीं बताएंगे, उनमें से कोई और बताए। व्हाट इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी? बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन। मैम मैं आई नाम बताइए बेटा। रूसा। हाँ बताइए। बॉडी का इरेक्ट होना, आईज लिम्स और पाम की डायरेक्शन फॉरवर्ड में आना, उसे एनाटॉमिकल वेरी गुड। What do you mean by, अभी आपने बोला कि इरेक्ट पोजीशन, इरेक्ट से आप क्या समझते हैं? आपने बोला ना पर्सन शुड बी इन इरेक्ट पोजीशन, यही बोला ना? हाँ, तो इरेक्ट का क्या मतलब होता है? टर्न होना। नो, फ्रंट साइड। नो, नॉट फ्रंट साइड। Yes, yes. Erect is the standing position. It's so simple, students. Erect is the standing position. Anatomical position में हम बोल रहे हैं कि person should be erect. आप देख रहे हैं ना, erect मतलब person जो है वो standing position में है। क्लियर हो गया सबको? कंफ्यूज नहीं होना इन बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज में। इरेक्ट मतलब person should be in standing position. ठीक है? Now what is the difference between, mic off कर लीजिए, good student. What is the difference between supine and prone? Who is going to tell me? फेस ऊपर रहता है और क्या बोलेंगे? पोजीशन क्या होगी? लेटा हुआ लेटा हुआ है, यानी लाइन पोजीशन पे होगा एनाटॉमिकल पोजीशन में, और फेस आपका अपवर्ड होगा। एंड व्हाट इज प्रोन? प्रोन मैम जो बॉडी फेस डाउन रहेगा उसको और बैक अप रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। माइक ऑफ कर लीजिए। Now who is going to tell me the difference between superior and inferior? Yes.
Who's going to tell me the difference? What's your name? बिलाल मैम। हाँ बिलाल बताइए। मैम सुपीरियर फाइंस मैम होता है मैम नियर द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, और मैम इंटीरियर मीडिएट होता है मैम। सुपीरियर से आउटर सरफेस की कहाँ से बात आई बच्चे? सुपीरियर एंड इंफीरियर। स्टूडेंट, सुपीरियर एंड इंफीरियर, व्हाट डू यू मीन बाय दीज टर्मिनोलॉजीज? माइक ऑफ कर लीजिए बिलाल, ध्यान से सुनिए, रिवीजन करिए। यस सुपीरियर फ्रंट ऑफ द बॉडी, ऊपर पार्ट्स ऑफ व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? पुरुषा। पुरुषा फ्रंट नहीं होता बेटा, मैं अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। Front, if you are using the words, see students, don't get confused, right? Don't get confused. If you are using the word front, that means you are talking about anterior or ventral, right? तो अपर पार्ट को आप सुपीरियर बोलेंगे और लोअर पार्ट को आप इंफीरियर बोलेंगे। अच्छा, what is the another terminology used for superior and inferior? What other terms can be used for these two words, superior and inferior? Yes. क्रैनियल, सुपीरियर को क्रैनियल बोलेंगे और Right. इंफीरियर को कॉर्डियल। काउटल, वेरी गुड। तो सुपीरियर में हम बोलेंगे क्रैनियल और इंफीरियर को हम बोलेंगे काउटल। वेरी गुड। माइक ऑफ कर लीजिए स्टूडेंट। तो ये तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने आपके साथ डिस्कस करी थी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट एंड डीप? हु इज गोइंग टू टेल मी? सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट एंड डीप। Who's going to tell me? Yes, ma'am. What's your name? Aniraj. हाँ नीरज बताइए। Near the outer surface of the body, superior facial का होता है, और intermediate का होता है between two other structures. और डीप? और deep में further away surface of the body. देखो नीरज, एक तो ना प्रेजेंटेशन देख के आप मुझे आंसर मत बताओ, है ना? आप सेम वही लैंग्वेज यूज कर रहे हो जो पीपीटी में मैंने ऐड किया है, और आपने स्क्रीनशॉट लिया है, आप रीड कर रहे हो और देन यू आर गिविंग द आंसर। आप मुझे बताओ आप कैसे समझे उस चीज को, आपने क्या समझा उससे? बोलिए मैम। सरफेस जो बॉडी के दूरी बना के रखते हैं उसको डीप पोजीशन कहते हैं। बेटा देखो, सिंपल सी चीज है, अगर सिंपल सी चीज है, आप सभी लोग ने सैंडविच खाई होगी, खाई है ना? सब सैंडविच खाते हैं, सबने खाई है ना? सिंपल टर्म्स में आप देखो, अगर ब्रेड की 2 स्लाइसेस है, ठीक है, 2 स्लाइस के बीच में आपने कुछ भी, आप मान लीजिए एग अगर आप ले रहे हैं तो आपने एग उसमें रखा हुआ है, या आप वेजी सैंडविच ले रहे हो तो उसमें वेजी आपने फिल कर रखा है। तो जब आप एक सैंडविच को देखिए तो जो ऊपर वाली ब्रेड है ना, तो ऊपर वाली स्लाइस है ब्रेड की, दैट विल बी सुपरफिशियल, इट्स सो सिंपल। और जो सबसे नीचे वाली स्लाइस होगी दैट विल बी डीप। और जो फिलिंग आपने की है, बिकॉज दैट इज बिटवीन द 2 स्लाइसेस, बिटवीन द अबव स्लाइस एंड द लोअर स्लाइस, जो फिलिंग आपने की है दैट विल बी इंटरमीडिएट। अगर सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं ताकि आपको कोई डाउट ना हो, तो इतना आउटर सरफेस, इनर सरफेस याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वर्ड में समझना जरूरी है। सुपरफिशियल मतलब हम किसी भी ऊपर की चीज की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट मतलब बीच की चीज हो गई, और इनर मतलब सबसे अंदर की चीज। जैसे मैंने आपको स्किन का एग्जांपल भी दिया था स्टूडेंट, जब मैंने आपको बंद कर दो कि अगर हम बोल रहे हैं कि द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन इज नोन एज एपिडर्मिस, यानी मैं स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर की बात कर रही हूँ। डीप लेयर बोलूंगी तो जो सबसे अंदर की लेयर है मैं उसकी बात कर रही हूँ, समझ में आ रहा है? इंटरमीडिएट वर्ड में यूज कर रही हूँ यानी मैं बीच की बात कर रही हूँ। आई होप हनीराज आपको क्लियर होगा, सबको क्लियर होगा स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट है? यस मैम, समझ ही नहीं आया। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ओके यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लेन्स। तो प्लेन्स मुझे कौन, एक ही स्टूडेंट बताओ, सारे प्लेन्स फटाफट बता दो अगर रिवाइज किए हैं। Who is going to tell me? Yes, anyone of you? प्लेन्स क्या होते हैं ये बताइए, और कितने टाइप के प्लेन्स हमने पढ़े थे ये बताइए। See, बेसिक एनाटॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसको अच्छे से, अगर बेसिक एनाटॉमी आपको अच्छे से आ जाएगी ना, तो आगे सिस्टम्स में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। ये प्लेन्स कौन बताएगा?
डाउट है क्या प्लेन्स में? हाँ स्टूडेंट, प्लेन्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कंप्लीट किया था पूरा टॉपिक, इसमें हमने प्लेन्स और उसके टाइप्स पढ़े थे सारे। किसी को कोई डाउट है इस पे? ये क्लियर है? नो मैम, एक बार मैम स्मिता मैम, वो वॉइस हाँ। ब्रेक के वजह से थोड़ा सा अच्छे से नहीं पढ़ा था मैंने, तो आप एक बार बता देना। अच्छा ठीक है, और बाकी बेसिक सारा क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस यस ठीक मैम। है, तो एक बार प्लेन्स को एक बार मैं ब्रीफली बता देती हूँ और उसके बाद हम लोग फिर आगे का टॉपिक स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे। प्लेन्स लास्ट टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था और काफी डिटेल में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था ये टॉपिक, बट अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट है देन वी विल रिवाइज इट वंस अगेन। ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी स्टूडेंट। प्लेन्स में मैंने आपको बताया था कि प्लेन्स हाइपोथेटिकल होते हैं, मैंने आपको बताया था ये कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी का मतलब मैंने आपको बताया था काल्पनिक, जो कि वास्तविकता में है नहीं, तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे थे कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं हमारे शरीर में। वो लाइन मैंने आपको बताया था वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। वर्टिकल में भी मैंने आपको बताया था अगर स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हमारी जा रही है मिड प्लेन से डिवाइड होती हुई, तो ये वर्टिकल लाइन है। अगर लाइन ऐसे जा रही है दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमने देखा था कि कुछ ऐसी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि हमारी बॉडी को अलग अलग पार्ट्स पे डिवाइड करती हैं, यानी विभाजित करती हैं, राइट। और इसके बेसिस पे हमने 4 टाइप्स के प्लेन्स आपके साथ डिस्कस किए थे। फर्स्ट इज द कोरोनल प्लेन which is also known as the frontal plane. Second is sagittal plane, which is also known as lateral plane. Third is transverse plane, and fourth is mid-sagittal or median plane, right? मूविंग फॉरवर्ड, इन प्लेन्स को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कोरोनल प्लेन, पिक्चर भी साथ में है ताकि आपको समझना और ज्यादा आसान हो जाए। कोरोनल प्लेन, जिसको हम फ्रंटल प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ये एक वर्टिकल प्लेन होता है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखें कि कोरोनल प्लेन एक वर्टिकल प्लेन है और ये हमारी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये 2 पार्ट्स होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। बेसिक एनाटॉमिकल वर्ड से आपको ऑलरेडी पता है कि एंटीरियर को हम वेंट्रल और पोस्टीरियर को हम डॉर्सल के नाम से जानते हैं। तो एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर यानी डॉर्सल और वेंट्रल में डिवाइड करता है, उस प्लेन को हम कोरोनल प्लेन के नाम से जानते हैं। दूसरा प्लेन जो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, दैट वाज सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन हमारा वो प्लेन होता है जो हमारे शरीर को राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। आप देख रहे हैं कि ये जो प्लेन है हमारा सजाइटल प्लेन है, ये भी कोरोनल प्लेन की तरह ही एक वर्टिकल प्लेन होता है और हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कोरोनल तो सामने और पीछे में हमारी बॉडी को डिवाइड कर रहा था, जबकि सजाइटल दाएं और बाएं में हमारे शरीर को डिवाइड करता है। मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड प्लेन हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन, जिसे हम एक्सियल प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ये प्लेन वर्टिकल नहीं होता है। कैसा होता है ये प्लेन? ये प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है। आप देख रहे हैं इस तरीके से होगा। तो ट्रांसवर्स प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, और जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारी बॉडी को डिवाइड करेगा तो बॉडी इस तरीके से डिवाइड हुई, यानी इस प्लेन के ऊपर और नीचे। और आप सभी को पता है कि ऊपर के लिए हम सुपीरियर वर्ड का यूज करते हैं या हम क्रैनियल का करते हैं, इसलिए मैंने अभी आपके साथ रिवीजन भी करा लिया सारा बेसिक, उसको क्लियर हो जाए। तो ऊपर और नीचे में हमारी बॉडी को डिवाइड कर रहा है, जहां पर हमें ऑलरेडी पता है कि ऊपर का मतलब होता है सुपीरियर और नीचे का मतलब होता है इंफीरियर, राइट। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन which divides our body into superior and inferior part is known as the transverse plane or the axial plane.
ठीक है। देन हमने फोर्थ प्लेन आपका डिस्कस किया था। द फोर्थ प्लेन इज नोन एज द मिड सजाइटल प्लेन ऑन मीडियन प्लेन। तो जो मिड सजाइटल प्लेन होता है, जिसको हम मीडियन प्लेन के नाम से भी जानते हैं, इट इज अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो ये एक वर्टिकल प्लेन होता है which pass through the center of the body, जो कि हमारी बॉडी के सेंटर से पास हो रहा है। तो अगर ये वर्टिकल प्लेन हमारी बॉडी के सेंटर से पास होता है, then it divides the body into two equal right and left half। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई प्लेन सेंटर ऑफ द बॉडी से जुड़ाएगा तो जितना बड़ा हिस्सा एक होगा उतना ही हिस्सा दूसरा भी होगा। तो हम बोल सकते हैं दैट इट डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल हाफ्स, टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, अभी हमने सजाइटल प्लेन भी देखा, तो सजाइटल प्लेन भी हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट में ही डिवाइड कर रहा है, और मिड सजाइटल भी राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है। स्टूडेंट्स, दोनों प्लेन्स में यही डिफरेंस है कि सजाइटल और मिड सजाइटल में, जो राइट और लेफ्ट हाफ होते हैं हमारे, वो इक्वल होते हैं। इक्वल मतलब बराबर होते हैं। तो ये 4 टाइप्स के प्लेन्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर करे थे। एनी डाउट्स? यस स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है? ओके, प्लेन्स हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने इसको रिवाइज भी कर लिया है। मूविंग फॉरवर्ड, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी में आगे स्टार्ट करने से पहले you should tell me what do you understand by the word cavity, यानी cavity शब्द से आप क्या समझते हैं? Who is going to give me the answer? What do you understand by the word cavity? कैविटी का मतलब खाली जगह। कैविटी भी मतलब छिद्र। क्या बोला आपने? छिद्र कैविटी के मतलब क्षेत्रों मतलब स्पेस ना, जगह। ठीक है, तो माइक ऑफ कर लीजिए स्टूडेंट। तो कैविटी का मतलब होता है स्पेस, यानी खाली जगह। कई बार हम बोलते हैं ना, हमारे टूथ पे कैविटी हो गई, यानी गड्ढा हो गया एक तरीके से। जो खाली जगह होती है, जो स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं कैविटी। ठीक है, आप सभी को पता है ऑलरेडी कि हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट है, लिवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है। ये हमारे शरीर के क्या हैं? अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अब हर एक ऑर्गन की जो जगह होती है, जो प्लेस होती है, वो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह होती है। बॉडी में जो भी पार्ट है वो उसी जगह पर हमें मिलता है, जो जगह उसकी होती है। ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक जगह में ही हमें वो ऑर्गन मिलता है, राइट। तो क्योंकि ये जो जगह है, ये स्पेसेस हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया? एज बॉडी कैविटी। तो जनरली बॉडी कैविटी हाउसिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे ऑर्गन्स को। सबको समझ में आया बॉडी कैविटी क्या होता है? यानी हमारे शरीर में जो स्पेसिफिक जगह है, जो स्पेसिफिक है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स के लिए, और ये हाउसिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे ऑर्गन्स को। तो जनरली जब हम बॉडी कैविटी को डिवाइड करते हैं, तो कैसे हमने डिवाइड किया? फर्स्ट इज द डॉर्सल और पोस्टीरियर बॉडी कैविटी। तो जो स्पेसेस हमारी बॉडी में पीछे की तरफ होते हैं, पीछे मतलब पोस्टीरियरली हैं, उन्हें हम बोलेंगे डॉर्सल और पोस्टीरियर बॉडी कैविटी। इसी तरीके से जो स्पेसेस हमारे शरीर में सामने की तरफ होती हैं, यानी फ्रंट साइड में होती हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे एंटीरियर, या फिर हम उनको बोलेंगे वेंट्रल बॉडी कैविटी। ठीक है, यानी कुछ जगह ऐसी है हमारे शरीर में जो सामने की तरफ है। अगर सामने की तरफ होंगी तो एंटीरियर बॉडी कैविटी कहलाएगी, और जो स्पेसेस पीछे की तरफ होंगी वो पोस्टीरियर बॉडी कैविटी कहलाते हैं। ठीक है, अब डायग्राम से मैं आपको और स्पेसिफिक कर लेती हूँ, बाकी आगे हम लोग डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे।
तो आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ है, तो दिस इज द वेंट्रल कैविटी, और ये पीछे की तरफ है, दिस इज द डोर्सल कैविटी। देन क्या होता है, हमारा जो वेंट्रल कैविटी होती है वो फर्दर डिवाइडेड है आपके 3 अलग अलग पार्ट्स में। कैसे? वेंट्रल कैविटी पहले डिवाइड हुई इनटू थोरैसिक कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी कौन सी होती है? जो हमारे चेस्ट के रीजन की जगह होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। जैसे हार्ट है, ठीक है, लंग्स हैं, वो हमें इसी कैविटी में मिलते हैं। तो ये जो कैविटी है इसको हमने बोला थोरैसिक कैविटी। फिर पेट के रीजन की जो कैविटी आई उसको हमने बोला एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन मतलब पेट, ठीक है। सो उसके बाद जो आती है उसको हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी। कई सारी बुक्स पे अगर आप देखोगे, कई जगह आप देखोगे, तो एब्डोमिनो और पेल्विक कैविटी को अगर हम कंबाइन करके लिखें, इकट्ठे लिखें, तो हम उनको बोलते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। क्लियर हो गया? वेंट्रल कैविटी हमारी 3 कैविटीज में फर्दर डिवाइड हुई। फर्स्ट इज द thoracic cavity, second is the abdominal cavity, and third is the pelvic cavity. तो जो चेस्ट के रीजन की कैविटी है वो थोरैसिक कैविटी है, जो पेट के रीजन की आई वो एब्डोमिनल कैविटी हो गई, और उसके नीचे के रीजन की हमें मिली पेल्विक कैविटी। अगर हम एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी को इकट्ठे बोले तो हम उसको एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी भी बोल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरीके से जो हमारी डोर्सल कैविटी होती है, डोर्सल कैविटी का मतलब है जो पीछे की तरफ की स्पेस है, जो पोस्टीरियरली हमें स्पेस मिल रही है, जिसको हम डोर्सल कैविटी बोल रहे हैं, वो भी हमारी डिवाइड होती है 2 कैविटीज में। पहली ये कैविटी जिसको हम बोलते हैं क्रैनियल कैविटी, राइट, क्रैनियल कैविटी, और दूसरी होती है हमारी स्पाइनल कैविटी। तो जो हमारी पोस्टीरियर कैविटी है वो 2 में डिवाइड है, क्रैनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लासिफिकेशन और उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्लियर हो। एनी डाउट्स? मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। ओके, आई विल बी रिपीटिंग। अभी मैंने आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स यही बताया कि जब हम बॉडी कैविटी को क्लासिफाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो हम उनको 2 टाइप्स में क्लासिफाई या फिर डिवाइड करते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर कैविटी, विच इज ऑल्सो नोन एज वेंट्रल कैविटी। सिंपल सी बात है, जो स्पेस हमारी सामने की तरफ है, हम बेसिक एनाटॉमी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सामने की तरफ के लिए हम एंटीरियर या वेंट्रल वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो जो स्पेसेस हमारे फ्रंट साइड होगी उसको हम बोलेंगे एंटीरियर बॉडी कैविटी, या फिर हम उसको बोलेंगे वेंट्रल कैविटी, ठीक है। और जो स्पेसेस हमारी पीछे की तरफ होंगी यानी पोस्टीरियरली होंगी उनको हम बोलेंगे डोर्सल कैविटी या फिर पोस्टीरियर बॉडी कैविटी हम बोल सकते हैं। फिर मैंने आपको फर्दर क्लासिफिकेशन बताई जो ऑलरेडी पिक्चर में भी बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारी सामने की तरफ की कैविटी होती है वो बड़ी होती है, ठीक है, कंपैरेटिव टू जो हमारी पीछे की तरफ की कैविटी है। और जो सामने की तरफ की कैविटी होती है वो मैंने आपको बताया वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहली हमारे चेस्ट के रीजन की स्पेस आ गई जिसको हमने बोला थोरैसिक कैविटी, ठीक है। फिर हमारे पेट के रीजन की स्पेस आ गई जिसको हमने बोला एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी के बाद आई हमारी पेल्विक कैविटी। इसी तरीके से जो हमारी पोस्टीरियर कैविटी होती है वो मैंने आपको बताया 2 में डिवाइड होती है। फर्स्ट जिसको हमने बोला क्रैनियल कैविटी और सेकंड जिसको हमने बोला पेल्विक स्पाइनल कैविटी। 2 हो गई हमारी, वन इज द क्रैनियल कैविटी, अनदर इज द स्पाइनल कैविटी। अब क्लियर है आपको? यस मैम। Okay. Now moving forward,
नाउ डॉर्सल बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें, अब इन्हीं कैविटीज को स्टूडेंट्स हम लोग डिटेल में करेंगे। डॉर्सल बॉडी कैविटी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो पोस्टीरियरली आपको मिलती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। दो में डिवाइड है, क्रैनियल कैविटी। क्रैनियल कैविटी में स्टूडेंट्स हमें बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन मिलता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन। तो अगर पूछा जाएगा कि ब्रेन कौन सी कैविटी में मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन हमें क्रैनियल कैविटी में मिलता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा क्रैनियल कैविटी कौन सी कैविटी का डिवीजन है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज अ डिवीजन ऑफ पोस्टीरियर और डॉर्सल कैविटी, राइट। इसी तरीके से अगर हम स्पाइनल कैविटी की बात करें, तो स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड हमारा कौन सी कैविटी में मिलता है, स्पाइनल कैविटी में मिलता है। तो स्पाइनल कैविटी में हमें मिलता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्रैनियल कैविटी अभी अभी हमने डिस्कस किया, जो स्पेस है हमारी बोनी स्कल में, और ये पूरी कैविटी हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। और जब हमने स्कल पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम में, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि उसमें हमारी 8 क्रैनियल बोन्स होती हैं, जिनकी लोकेशन कि वो कहाँ पर है, उनका नाम, उनकी क्या पोजीशन है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्रैनियल कैविटी में हमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज ब्रेन हमें मिलता है। तो ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी, जो स्पाइनल हमारा कैनाल है, राइट, जो वर्टेब्रल कैनाल है या स्पाइनल कैविटी, वो स्पेस है जो कि हमें वर्टेब्रा में मिल रही है, थ्रू विच हमारा, आप देख सकते हैं ये स्पाइनल कैविटी है, इसके थ्रू हमारा स्पाइनल कॉर्ड आपका पास हो रहा है। तो स्पाइनल कैविटी में हमें रीढ़ की हड्डी यानी कि हमें स्पाइनल कॉर्ड मिलता है। मूविंग फॉरवर्ड, देन वेंट्रल कैविटी मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम कंपैरिजन करें तो वेंट्रल कैविटी हमारी ज्यादा बड़ी होती है कंपैरेटिव टू डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर कैविटी से। ठीक है, तो जब हम वेंट्रल कैविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं जो हमें चेस्ट के अंदर मिल रहे हैं, या फिर हमें एब्डोमेन में, यानी चेस्ट में हमें जो जो चीजें मिलेंगी, जो जो ऑर्गन्स मिलेंगे, वो हमें वेंट्रल कैविटी में मिलेंगे, और एब्डोमेन में भी हमें जो जो ऑर्गन्स मिल रहे हैं वो भी हमें वेंट्रल कैविटी में मिल रहे हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय डायफ्राम इनटू अपर थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। तो ये जो ब्राउन कलर से लाइट ब्राउन आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये डोम शेप का स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, एक मसल होती है, राइट। फ्री फायर तो ये जो डायफ्राम है ये क्या करता है, हमारे थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी से सेपरेट करता है। आप देख रहे हैं ना बीच में, इसके ऊपर तो थोरैसिक कैविटी है और इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी है या पेल्विक कैविटी है, जिसको हमने एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी कहा। हेलो, अभी पीयूष मेरे साथ मैच लगाए गए मसल होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। ये डोम शेप की मसल डिवाइड करती है आपके एंटीरियर थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनोपेल्विक। डायमंड अबे नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट करा। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, देन वी हैव द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी स्टूडेंट, अबे 1v1 नहीं खेलेंगे, वो खेलेंगे क्या कहते हैं उसे, काला, अबे क्लासिक मैच खेलेंगे, उसमें सबसे ज्यादा किल जिसके होंगे वो जीत जाएगा। कहेंगे थोरैसिक कैविटी में ठीक है, मैं तेरे को आईडी भेज रहा हूं। आपको पता है कौन कौन सी चीजें हमें मिल रही हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे ट्रैकिया है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ब्रोंकाई है, लंग्स यानी फेफड़े हैं, ईसोफेगस यानी फूड पाइप है, हार्ट है, थाइमस हमारा ग्लैंड है जो हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था, लिम्फ नोड है, नर्व्स है, ये सारी ही चीजें हमें थोरैसिक कैविटी में मिलती हैं, राइट। थोरैसिक कैविटी में हमें स्मॉलर कैविटीज और मिलती हैं, जिनको हम प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी के नाम से जानते हैं। जो प्लूरल कैविटी होती है वो सराउंड करती है हमारे लंग्स को, और पेरिकार्डियल कैविटी में मिलता है हमें हार्ट। ये दोनों ही कैविटीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। हमारे जो लंग्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके चारों ओर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, यानी जो लंग्स को
कवरिंग प्रोटेक्ट कर रही है, उसको सराउंड कर रही है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, उसको हम प्लूरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्लूरा क्या है? प्लूरा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो हमारे लंग्स के चारों ओर है। आप देख सकते हैं हमारे लंग्स हैं, इनके चारों ओर ये जो कवरिंग आपको नजर आ रही है वो है प्लूरा। राइट, प्लूरा की स्टूडेंट्स 2 लेयर्स होती हैं, एक जिसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा जो बाहर की तरफ है, और एक जो विसरल ऑर्गन यानी लंग्स से अटैच है जिसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। ये जो 2 लेयर्स होती हैं प्लूरा की, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। तो पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो स्पेस स्टूडेंट आपको मिलती है ना, बीच में जो जगह मिल रही है दोनों लेयर्स के, उसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी समझ में आया आप सभी को क्या है? तो बिटवीन द विसरल एंड द पैराइटल लेयर जो कैविटी हमें मिलती है उसे हम प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं, और इसमें जो फ्लूइड मिलता है वो प्लूरल फ्लूइड कहलाता है। जब हम लोग लंग्स पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो प्लूरा हम लोग डिटेल में तब डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो थोरैसिक कैविटी है उसमें फर्दर स्मॉलर जो कैविटीज मिल रही है वो प्लूरल कैविटी है जो हमारे लंग्स को सराउंड कर रही है, और दूसरी होती है हमारी पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी में भी आपकी 2 लेयर्स हैं, दैट इज विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियल कैविटी में हमें इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट मिलता है। सो दिस इज अबाउट थोरैसिक कैविटी। नाउ एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। अब हम एब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो हमारी जो बॉडी कैविटी है उनमें जो सबसे बड़ी कैविटी होती है, इट इज द लार्जेस्ट बॉडी कैविटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ऑलरेडी पिक्चर पे भी आपको दिख रहा है, लिवर है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है, ये सारी हमें कहाँ मिल रही है? एब्डोमिनल कैविटी में मिलती है। ठीक है, अगर हम पेल्विक कैविटी की बात करें तो कोलॉन है, रेक्टम है, यूरिनरी ब्लैडर है जिसको हम पेशाब का थैला बोलते हैं, फीमेल्स की बात करें तो यूट्रस है, ये सारे ही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें पेल्विक कैविटी में मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, बॉडी कैविटीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और कौन सी कैविटी में कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा ऑर्गन मिल रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द पेल्विक कैविटी। मूविंग फॉरवर्ड, बॉडी कैविटी स्टूडेंट्स आपका कवर हो चुका है। ये हमारे रीजंस हैं एब्डोमेन के, जो हमारा पूरा पेट है यानी एब्डोमेन है, उस एब्डोमेन को हमने 9 रीजंस में डिवाइड किया है। ये 9 रीजंस के नाम आप सारे स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लें, कहाँ पर कौन सा रीजन है, क्योंकि जब हम लोग सिस्टम शुरू करेंगे और ऑर्गन्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, लाइक किडनी के बारे में बता रहे हैं, स्प्लीन के बारे में बता रहे हैं, या लिवर के बारे में बता रहे हैं, जब हम उनकी पोजीशंस डिस्कस करते हैं कि वो हमारी बॉडी में कहाँ पर है, तो हम इन रीजंस को कवर करते हैं कि इन रीजन में ये ऑर्गन है, या ये और पर्टिकुलर ऑर्गन इन रीजंस को कंबाइन कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आप सभी को रीजंस पता होने चाहिए। तो हमारा जो पूरा एब्डोमेन होता है ना स्टूडेंट्स, वो 9 रीजंस में डिवाइड होता है। ये 9 रीजंस के नाम आप सारे स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए। फर्स्ट जो रीजन है जिसको हम बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, बहुत इजी है इनको याद करना। दाएं तरफ होगा तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक हो जाएगा, लेफ्ट आ जाएंगे तो वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हो जाएगा। और राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के बीच में जो रीजन मिलता है उसको हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। इसी तरीके से इधर आ जाएगा राइट लंबर रीजन, देन अम्बिलिकल रीजन, ये आ जाएगा लेफ्ट लंबर रीजन। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा राइट इलियक रीजन, ये आ जाएगा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, एंड देन वी हैव द लेफ्ट इलियक रीजन। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा एब्डोमेन होता है वो 9 रीजन्स में डिवाइड होता है। तो जब भी हम लोग सिस्टम्स में ऑर्गन्स पढ़ेंगे, उनकी पोजीशंस पढ़ेंगे, उस टाइम पर मैं आपको बताऊंगी कि ये ऑर्गन इन रीजन्स में है। तो अगर मैं बोल रही हूँ इन रीजन्स में है, वो आपको तब समझ में आएगा जब ये डायग्राम आपके माइंड से बिल्कुल क्लियर होगा। अगर मैं बोल रही हूँ ऑर्गन एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट लंबर और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को कवर कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये ऑर्गन हमारा लाई करता है। तो इसलिए रीजंस, उनकी लोकेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स। सो दिस इज अबाउट द रीजंस ऑफ द एब्डोमेन। मूविंग फॉरवर्ड, तो बेसिक एनाटॉमी स्टूडेंट्स आज आपकी कंप्लीट हो गई है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं। असाइनमेंट वर्क है आपका, ठीक है। डिफाइन एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी, डिफाइन वेंट्रल